hard inside. So when people leave, I think I just ransack and take over the store. I remember going to Valencia for the Louis Vuitton Cup many years ago when I was a model, and so I've been associated with Louis Vuitton for a very long time. I love Yves, and I've been a huge patron of Louis Vuitton for a really long time. Right up to inaugurating the store in Champs-Élysées. So my association with them goes back a really long time. So मेरा एसोसिएशन लुई विटॉन के साथ काफ़ी पुराना है। जब इन्होंने फर्स्ट फिल्म स्टार के साथ शूटिंग की थी पेरिस में जाके, तो मैंने उनके साथ सबसे पहले शूटिंग की थी और ईद बादशाह मेरे दोस्त हैं। Big plans to sort of loosen the purse string? Well, I can see a lot of things that I like. So If there's anything you'd like to point out. स्वागत है आपका फाइन नॉलेज हिंदी चैनल में। जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी फैमिली में मरना आपकी और सिर्फ आपकी ही गलती है। जिंदगी को कोसना और हालात पे थोपना बहुत ही आसान है। हम दुनिया में ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग हैं जो हालात के आगे नहीं झुकते, बल्कि हालात को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। और आज फाइन नॉलेज हिंदी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही बच्ची की कहानी जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की कंपनी। जी हाँ, आपने सही सुना, 22 लाख करोड़। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं लुई विटॉन की। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी भी है और इंसान भी। ये वो इंसान है जिसने अपने दम पर खड़ी की वो कंपनी जिसकी आज वैल्यू $30 बिलियन यानी 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के ओनर के पास बचपन में अपने सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी। दोस्तों लोग कामयाब लोगों को देखते हैं तो उनकी शोहरत और बुलंद मकान को देखते हैं, लेकिन उस मकान तक पहुंचने के लिए वो जिन जिन मुश्किलों से गुजरता है उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको लुई विटॉन की कहानी बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब एक बच्चा जिसके पास रहने के लिए ना घर था और ना खाने के लिए खाना, उसके पास कुछ था तो सिर्फ एक सपना कामयाबी का, सपना शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने का। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसा, और पैसा कमाने के लिए लुइस कारीगर और आर्टिस्ट के साथ काम किया करता था। उसमें उसे सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके, लेकिन हुनर से उसको वो मिला जिसकी बदौलत उसने आज ये $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, लुई विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता किसानी करते थे और माँ हैट यानी टोपी बनाती थी। ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन की जंगों की वजह से नुकसान से उबर रहा था। लड़ाई की वजह से सभी किसानों की हालत खराब हो चुकी थी और विटॉन परिवार उनमें से एक था। इसलिए लुइस को बचपन से अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वो सुबह से शाम तक खेत पर काम किया करते थे और लकड़ी इकट्ठा करते थे। ये सब चीजें कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी आना बाकी थी। जब लुइस 10 साल के हुए तो उनकी माँ गुजर गई और उनके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली। अब आप इसे उनकी बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, पर उनकी सौतेली माँ ऐसी थी जैसे आप पिक्चरों में विलन देखते हैं। लुइस को ना तो सही से खाना देती थी और ना ही चैन से रहने देती थी। उन्होंने लुइस की जिंदगी को नरक बना दिया था। लुइस ने ये सब कुछ वक्त तक सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गईं तो 13 साल की उम्र में वो घर छोड़कर पेरिस आ गए। वो पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास ना तो खाना था और ना पैसे। लेकिन उनकी किस्मत वहाँ पर उन पर थोड़ा मेहरबान हुई और उनको एक आर्टिस्ट और कारीगर के पास नौकरी मिल गई, जहाँ पर उन्होंने मेटल, पत्थर, फैब्रिक और लकड़ी का काम सीखा। इस नौकरी से उन्हें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि वो अपना पेट भर सके, लेकिन रहने के लिए उनके पास छत नहीं थी। वो अपनी रात एक कंबल ओढ़कर लकड़ी पर गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पेरिस में शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी बदौलत रेल से ट्रैवल करना अब बहुत ही आसान हो चुका था। लोग दिल खोल कर ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही थी, वो है सामान लेकर जाने की। क्योंकि लोग ट्रेन में पेंटिंग, कपड़े और फर्नीचर जैसे सामान लेकर जाते थे। लोगों की प्रॉब्लम कारीगर के लिए एक बड़ा मौका थी और बड़े बड़े बॉक्सेस बनाकर कारीगरों ने इन्हें भुनाना भी शुरू कर दिया। लुई को अपने लिए भी एक बड़ा मौका दिखाई दिया। वो कई तरीके की कारीगरी जानते थे, जैसे लकड़ी, पत्थर और मेटल। उन्हें तलाश थी सिर्फ एक मौके की, और वो मौका दिया उन्हें मॉनिसर मार्शल ने।
लुइस को अपनी दुकान पर कारीगर के तौर पर नौकरी दे दी। वहाँ पर भी उन्हें पैसे तो कुछ खास नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरा जब तक घिसेगा नहीं तब तक चमकेगा कैसे। बस लुई भी वहाँ अपने हुनर का हीरा चमकाने में लगे हुए थे। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही वो मॉजियर के ज्यादातर क्लाइंट्स के सबसे पसंदीदा बॉक्स मेकर बन गए थे। अभी उनका वक्त अच्छा चल रहा था, तभी उनकी शोहरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जल्द ही वो इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपना निजी बॉक्स मेकर बना लिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो बदलता ज़रूर है। पर अभी तो लुइस का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए वो दिन पर दिन और ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद लुइस ने अपनी दुकान खोलने का फैसला लिया और इस तरह से शुरुआत हुई लुई विटॉन की, जिसे आज हम LV के नाम से जानते हैं। उस वक्त तक सिर्फ लेदर के रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाए जाते थे, जिनके ऊपर का हिस्सा डॉम के आकार का होता था, जिसकी वजह ये थी कि पानी बॉक्स के ऊपर ना रुके और लेदर को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा नहीं जा सकता था और वो ज़्यादा जगह लेते थे। अब इन दोनों परेशानियों को लुई के आइडिया ने खत्म कर दिया। लुई का ये आइडिया इस इंडस्ट्री में क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लेदर के मुकाबले ये ज़्यादा हल्का, टिकाऊ और वाटरप्रूफ था। अब इससे बॉक्सेस को रेगुलर शेप में बनाना शुरू हो गया था, जिससे लोग उन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रख सकते थे। इसके अलावा वो दिखने में भी काफ़ी शानदार और मॉडर्न लगते थे। लुइस के इस एक आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और महज 2 साल के अंदर लोगों के बीच लुई विटॉन के बैग आम हो चुके थे। अब लुई ने बॉक्स के आगे बढ़कर हैंडबैग बनाने का सोचा। उस वक्त के लोगों के लिए हैंडबैग किसी सरदर्द से कम नहीं था। लोग उन्हें सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन लुई को खुद में यकीन था कि वो कुछ शानदार कर सकते हैं। उनके बैग लेदर की जगह कैनवस के होते थे। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, कैनवस पर नए और एलिगेंट डिज़ाइन बनाने शुरू कर दिए। उनके इस आइडिया ने हैंडबैग को लेकर लोगों की सोच पूरी तरह से बदल दी। अब लेडीज़ ने हैंडबैग को अपने कपड़ों के साथ मैच कराना शुरू कर दिया था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन लुइस को अब भी कुछ नया करना बाकी था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज की मदद मांगी। पिता की तरह बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने बॉक्स पर लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार, ये लॉक लगाने का आइडिया इतना चमत्कारी कैसे हो सकता है, पर यकीन मानो दोस्तों, उससे पहले बॉक्स पर लॉक नहीं हुआ करते थे। जॉर्ज ने लॉक के साथ बैग पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, जिससे बैग एक खजाने की तरह लगने लगा। इससे चोरी भी होना कम हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, लुई विटॉन के बैग्स ने एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, हमने आपको बताया था ना कि हमेशा वक्त अच्छा नहीं रहता और अब लुइस का वक्त बदल रहा था। फ्रैंको प्रूशियन वॉर की वजह से लुई का काम बंद हो गया। न सिर्फ बंद हो गया, बल्कि उन्हें घर को छोड़कर वापस शहर जाना पड़ा। लुई एक बार फिर से बेघर हो गए थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनका परिवार भी था। बाद में रेफ्यूजीज के साथ वो बेहद तंग जगह पर रहने लगे, जहाँ पर उन्हें खाना भी सही से नहीं मिल रहा था। जब लड़ाई खत्म हुई तो वो पूरे परिवार के साथ वापस अपने घर आ गए, लेकिन उनका सारा सामान चोरी हो चुका था। वर्कशॉप बर्बाद हो गई थी। लुई ने अपनी सेविंग से अपनी वर्कशॉप को सही किया और दुकान के लिए एक नई जगह खोजनी शुरू कर दी थी। वॉर की वजह से प्रॉपर्टी रेट काफ़ी नीचे आ चुके थे, इसलिए लुइस को शहर के अंदर दुकान काफ़ी सस्ते में मिल गई थी। दुकान खोलने के 6 महीने के अंदर ही लुइस का सारा काम वापस पटरी पर आ गया था। लेकिन उन्हें काम को सिर्फ पटरी पर ही नहीं लाना था, बल्कि इसको तेज़ी से चलाना भी था। इसलिए लुई ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा और बैग्स पर पैटर्न प्रिंट करने शुरू कर दिए थे, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से और 2 कदम आगे निकल गए। इनके इस नए डिज़ाइन ने मार्केट में तहलका मचा दिया था और अब लुई विटॉन को सिर्फ अपने देश से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लग गए थे। इसे देखते हुए लुई ने अपना एक शॉप लंदन में भी खोल दिया। इसी के साथ शुरुआत होती है लुई विटॉन के वर्ल्ड वाइड विस्तार की। उस वक्त के लुई विटॉन अकेले ऐसे डिज़ाइनर थे जिनके प्रोडक्ट अपने देश से लेकर विदेशी अमीरों के घरों में पाए जाते थे।
इसलिए लुई के सामान खरीदना आसान बनाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी का कैटलॉग जारी करने के लिए सोचा, लेकिन उसी साल उनकी मौत हो गई। मौत के वक्त उनकी उम्र 72 साल थी और आज तक उनकी मौत की वजह किसी को नहीं पता चली। पिता के गुजरने के बाद जॉर्ज ने कंपनी संभाली और उन्होंने अपने पिता की याद में LV का मोनोग्राम जारी किया, जिसे आज हम सभी देखते हैं। लुई विटॉन तो मर गए, लेकिन उनकी बनाई हुई कंपनी आज लग्जरी फैशन के फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी लुई विटॉन की। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।